दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे अकबर बीरबल की 8 मज़ेदार कहानियाँ। तो चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। पहली कहानी का शीर्षक है कुएं का पानी। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपनी ज़मीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों के बहुत नज़दीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन जब वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा, जैसे ही उसने कुएं के नज़दीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और न ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में जरा भी देर करना नहीं चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय की हुई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और कब वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं में पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। किसान ने अपनी पूरी कहानी राजा अकबर को सुनाई और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया गया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर बादशाह भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह पते की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफ़ी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वे नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले का फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा है, पानी नहीं। फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। उसने राजा से फौरन माफ़ी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए। साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा, जैसा कि इस कहानी के अंत में कुआं बेचने वाले आदमी को करना पड़ा। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, जिसका शीर्षक है आधा इनाम। यह बात तब की है जब शहंशाह अकबर
और बीरबल की पहली मुलाकात हुई थी। उस समय सभी बीरबल को महेशदास के नाम से जानते थे। एक दिन बादशाह अकबर बाजार में महेशदास की होशियारी से खुश होकर उसे अपने दरबार में इनाम देने के लिए बुलाते हैं और निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी देते हैं। कुछ समय के बाद महेशदास सुल्तान अकबर से मिलने का विचार बनाकर उनके महल की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर महेशदास देखते हैं कि महल के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और दरबान हर व्यक्ति से कुछ न कुछ लेकर ही उन्हें अंदर जाने दे रहा है। जब महेशदास का नंबर आया तो उसने कहा कि महाराज ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया है और उसने सुल्तान की अंगूठी दिखाई। दरबान के मन में लालच आ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर ही अंदर जाने दूंगा, अगर तुम मुझे इनाम में से आधा हिस्सा दो तो। दरबान की बात सुनकर महेशदास ने कुछ सोचा और उसकी बात मानकर महल में चले गए। दरबार में पहुंचकर वह अपना नंबर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही महेशदास की बारी आई और वो सामने आए तो शहंशाह अकबर उन्हें देखते ही पहचान गए और दरबारियों के सामने उनकी बहुत तारीफ की। बादशाह अकबर ने कहा कि बोलो महेशदास, इनाम में क्या चाहिए। तब महेशदास ने कहा कि महाराज, मैं जो कुछ भी मांगूंगा क्या आप मुझे देंगे। बादशाह अकबर ने कहा कि बिल्कुल, मांगो, क्या मांगते हो। तब महेशदास ने कहा कि महाराज, मुझे पीठ पर 100 कोड़े मारने का इनाम दें। महेशदास की बात सुनकर सभी को हैरानी हुई और बादशाह अकबर ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तब महेशदास ने दरबान के साथ हुई पूरी घटना बताई और अंत में कहा कि मैंने वादा किया है कि इनाम का आधा हिस्सा मैं दरबान को दूंगा। तब अकबर ने गुस्से में आकर दरबान को 100 कोड़े लगवाए और महेशदास की होशियारी देखकर अपने दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में रख लिया। इसके बाद अकबर ने उनका नाम बदलकर महेशदास से बीरबल कर दिया। तब से लेकर आज तक अकबर और बीरबल के कई किस्से मशहूर हुए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना काम ईमानदारी से और बिना किसी लालच से करना चाहिए। अगर आप कुछ पाने की उम्मीद से कोई काम करते हैं तो हमेशा बुरे परिणाम का सामना करना पड़ता है, जैसे इस कहानी में लालची दरबान के साथ हुआ। अकबर बीरबल की तीसरी कहानी, सबकी सोच एक जैसी। एक बार राजा अकबर अपने दरबार में किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस विषय पर उन्होंने राज दरबार में मौजूद सभी लोगों की राय मांगी। ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगण ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बीरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया कि आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती। राजा के सवाल पर बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्यवाही समाप्त होती है और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वो दोबारा वही सवाल दोहराते हैं, बीरबल, मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती, इस सवाल का जवाब दो। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाख कोशिशों के बावजूद बादशाह अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आती तो वह अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालता है। बीरबल कहता है, महाराज, मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए। फरमान यह होगा कि आने वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लाकर अपने बाग के बने हुए सूखे कुएं में डालेंगे और इस फरमान को न मानने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो बादशाह अकबर को बीरबल की यह बात मूर्खता वाली लगती है, लेकिन वह बीरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। बादशाह के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। बादशाह के इस फरमान को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर भी बादशाह का फरमान था तो मानना सभी को था। सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे।
देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं। बारी बारी सभी कुएं में लोटा पलटकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सारा नज़ारा राजा अकबर और बीरबल छिपकर देख रहे होते हैं। जब सभी अपना लोटा कुएं में पलटकर चले जाते हैं तो बीरबल राजा अकबर को कुएं के नज़दीक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज जरा देखिए, क्या आपके फरमान से कुआं पूरा दूध से भर गया है। बीरबल की बात पर राजा अकबर कुएं में झांक कर देखते हैं कि कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वे नाराज भी होते हैं। बादशाह अकबर बीरबल से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भर गया। राजा के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने यह सोचा होगा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है। अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दिखेगा, ना कि लोटे में दूध है या पानी। बीरबल बोला, महाराज, इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी होती है। अब बादशाह अकबर को बीरबल की बात अच्छे से समझ आ गई थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एक जैसी व्यक्तिगत स्थिति होने पर सभी की सोच एक जैसी हो जाती है। अकबर बीरबल की चौथी कहानी, जिसका शीर्षक है जोरू का गुलाम। एक बार की बात है, राजा अकबर व बीरबल दरबार में बैठकर कुछ अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा कि मुझे लगता है ज़्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर रहते हैं। बीरबल की यह बात बादशाह को बिल्कुल भी पसंद न आई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर बीरबल भी अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवाना होगा। वह आदेश यह था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी, उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करानी होगी। बादशाह बीरबल की इस बात के लिए तैयार हो गए। अगले दिन ही प्रजा के बीच आदेश कराया गया कि अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है, तो उसे दरबार में आकर बीरबल के पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था, देखते ही देखते बीरबल के पास ढेरों मुर्गियां इकट्ठी हो गईं और सैकड़ों मुर्गियां महल के बगीचे में घूमने लगीं। अब बीरबल राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठी हो गई हैं कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं, इसलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर बादशाह ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी जब बादशाह अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए, तो बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक दिन बीरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहां पक्का कराऊं। यह सुनते ही राजा चौंक उठे और बोले, बीरबल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। महल में पहले से ही 2 महारानियां मौजूद हैं। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो मेरी खैर नहीं होगी। यह सुनकर बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास 2 मुर्गियां जमा करा ही दीजिए। बादशाह बीरबल का ये जवाब सुनकर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं। जरूरत है तो बस बीरबल की तरह चतुराई से अपना पक्ष रखने की। अब सुनते हैं 5वीं कहानी, जिसका शीर्षक है मॉम का शेर। सालों पहले की बात है, जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ ही कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी एक राजा का दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अपने साथ पहेली के रूप में पिंजरे में कैद एक नकली शेर लेकर आया था। राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में ऐसा कोई बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। अब मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है।
पहेली के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। अकबर काफ़ी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राज्य की काफ़ी बदनामी होगी। ये सब सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा और पूछा, है कोई जो इस पहेली को सुलझा सके? लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता है। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी, जो सभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में हाजिर होने का आदेश भिजवाया। लेकिन अफसोस, बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य के बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब है? इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलवाया, लेकिन वो भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम होने को आई। तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट, आप इतने परेशान क्यों हो? बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर खुश हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर कोई दूसरा नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ और सरिये की आवश्यकता है। शहंशाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ मिली तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही पिघलने लग गया, क्योंकि वो मोम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल आया। बीरबल की इस अक्लमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, अरे आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि पिंजरे के अंदर मोम का शेर कैद है? बीरबल ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, हुजूर, बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने यह भी नहीं बताया कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीरबल के इस कारनामे के बारे में राजा को बताया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से राजा ने ऐसी पहेली भेजना छोड़ दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्लमंदी से सब कुछ संभव है। हर जगह बल नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दिमाग से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अब शुरू करते हैं छठी कहानी, जिसका शीर्षक है ऊंट की गर्दन। बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर बहुत खुश रहते थे। बीरबल किसी भी समस्या का हल चुटकियों में निकाल देते थे। एक दिन बीरबल की चतुराई से खुश होकर बादशाह अकबर ने उन्हें इनाम देने की घोषणा कर दी। काफ़ी समय बीत गया और बादशाह इस घोषणा के बारे में भूल गए। उधर बीरबल इनाम के इंतजार में कब से बैठे थे। बीरबल इस उलझन में थे कि वो बादशाह अकबर को इनाम की बात कैसे याद दिलाए। एक शाम बादशाह अकबर यमुना नदी के किनारे सैर का आनंद उठा रहे थे और उन्हें वहाँ एक ऊँट घूमता हुआ दिखाई दिया। ऊँट की गर्दन देख राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि ऊँट की गर्दन मुड़ी हुई क्यों होती है? बादशाह अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल को उन्हें इनाम की बात याद दिलाने का मौका मिल गया। बीरबल ने झट से उत्तर दिया, महाराज, दरअसल यह ऊँट किसी से किया हुआ अपना वादा भूल गया था, तब से इसकी गर्दन ऐसी ही है। बीरबल ने आगे कहा, लोगों का यह मानना है कि जो भी व्यक्ति अपना किया हुआ वादा भूल जाता है उसकी गर्दन इसी तरह मुड़ जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए
और उन्हें बीरबल से किया हुआ अपना वादा याद आ गया। उन्होंने बीरबल से जल्दी महल चलने को कहा। महल पहुंचते ही बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उससे पूछा, मेरी गर्दन ऊंट की तरह टेढ़ी तो नहीं हो जाएगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं महाराज। यह सुनकर बादशाह और बीरबल दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। इस तरह बीरबल ने बादशाह अकबर को नाराज किए बगैर उन्हें अपना किया हुआ वादा याद दिलाया और अपना इनाम लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी से किया हुआ अपना वादा जरूर पूरा करना चाहिए। अकबर बीरबल की 7वीं कहानी, अंधे ज़्यादा या देखने वाले। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक क्षण ऐसा आया जब राजा अकबर ने कहा, बीरबल, दुनिया में हर 100 आदमी के पीछे एक अंधा व्यक्ति होता है। बादशाह की यह बात सुनकर बीरबल ने उनकी इस बात पर असहमति जताते हुए कहा, महाराज, मेरे हिसाब से आपका आंकलन कुछ गलत प्रतीत होता है। सही मायने में तो दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले काफ़ी अधिक है। बीरबल का यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर को काफ़ी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो देखने वाले लोगों की संख्या अंधों से अधिक मालूम होती है। ऐसे में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले अधिक कैसे हो सकती है? राजा अकबर की यह बात सुनकर बीरबल कहते हैं, महाराज, किसी दिन मैं आपको यह बात प्रमाण के साथ साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है। बीरबल के जवाब पर राजा अकबर कहते हैं, ठीक है, प्रमाण के साथ इस बात को अगर तुम साबित कर पाओगे तो मैं भी इस बात को जरूर स्वीकार करूंगा। उस दिन यह बात यहीं पर रुक जाती है। करीब 2 दिन बीतने के बाद बादशाह अकबर इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं, मगर बीरबल अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए युक्ति सोचने में जुटे रहते हैं। करीब 4 दिन बीतने के बाद बीरबल को एक योजना सूझती है और वे 2 मुनीम को लेकर उनके साथ बाजार की ओर चल देते हैं। बीच बाजार पहुंचने के बाद बीरबल सिपाहियों से एक चारपाई की चौखट वहां मंगाते हैं और उसे बुनने के लिए रस्सी भी मंगवाते हैं। अब बीरबल अपने साथ लाए दोनों मुनीमों को आदेश देते हैं कि वे उनके दाएं और बाएं कुर्सी डालकर बैठ जाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दाएं बैठने वाले मुनीम उनके राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं बैठने वाले मुनीम देखने वालों की सूची तैयार करेंगे। बीरबल का आदेश मानते हुए दोनों मुनीम अपना काम करने के लिए कमर कस लेते हैं और बीरबल चारपाई बुनने का काम शुरू कर देते हैं। बीरबल को बीच बाजार चारपाई बुनते देख धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उस भीड़ में से एक आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता है और वह बीरबल से पूछ लेता है कि ये आप क्या कर रहे हैं? बीरबल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा करते हैं कि वे अपनी सूची में इस आदमी का नाम लिख लें। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी और आने वाले सभी लोग अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए बीरबल से यही पूछ रहे थे कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बीरबल अपने दाएं मुनीम को इशारा देकर यह सवाल पूछने वालों का नाम अंधों की लिस्ट में डलवाते जा रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है जो बीरबल से पूछता है कि इतनी धूप में बैठकर आप चारपाई क्यों बना रहे हैं? तभी बीरबल कुछ नहीं बोलते और बाएं बैठे मुनीम को यह सवाल पूछने वाले का नाम देखने वालों की सूची में लिखने का इशारा करते हैं। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है। तभी इस बात की जानकारी बादशाह अकबर को होती है और वे भी माजरा समझने के लिए बाजार पहुंच जाते हैं जहां बीरबल चारपाई बुनने का काम कर रहा था। राजा भी बीरबल से यह सब करने के पीछे की वजह जानना चाहते थे, इसलिए वह बीरबल से सवाल करते हैं कि बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? राजा का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं बैठे मुनीम को आदेश देते हैं कि अंधों की लिस्ट में महाराज अकबर का नाम भी शामिल कर दो। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर को थोड़ा गुस्सा आया और आश्चर्य भी हुआ। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक हैं और मैं यह सब कुछ अच्छी तरह से देख सकता हूँ, फिर क्यों तुम मेरा नाम अंधों की सूची में चढ़वा रहे हो? राजा अकबर के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, आप देख सकते हैं कि मैं चारपाई बना रहा हूँ, फिर भी आपने सवाल किया कि मैं क्या कर रहा हूँ।
अब महाराज ऐसा सवाल तो एक अंधा व्यक्ति ही पूछ सकता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को समझ आ गया कि वह कुछ दिन पहले ही की गई बात को प्रमाणित करने के लिए यह सब कर रहा है। यह बात समझ में आते ही बादशाह अकबर भी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बीरबल तो फिर बताओ कि तुमने अपने इस प्रयास से क्या पता लगाया? बताओ, देखने वालों की संख्या अधिक है या अंधों की? राजा के सवाल पर बीरबल जवाब देते हैं, महाराज मैंने जो कहा था वही बात सच निकली कि दुनिया में देखने वालों के मुकाबले अंधों की संख्या ज़्यादा है। मेरे द्वारा तैयार की गई दोनों सूचियों का मिलान करने से आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर राजा अकबर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, बीरबल तुम अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिखाई देने के बाद भी मूर्खतापूर्ण सवाल करने वाला व्यक्ति किसी अंधे के समान ही होता है। अब सुनते हैं 8वीं कहानी, जिसका शीर्षक है कौवों की गिनती। बीरबल की चतुराई से बादशाह अकबर और सभी दरबारी परिचित थे। फिर भी अकबर बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेते रहते थे। ऐसे ही एक सुबह बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और बगीचे में घूमने के लिए चले गए। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आवाज़ कर रहे थे। अचानक बादशाह अकबर की नज़र एक कौवे पर पड़ी और उनके मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? यह सवाल थोड़ा अटपटा जरूर था, लेकिन फिर भी बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए बीरबल को समय दे दिया। कुछ दिनों के बाद बीरबल दरबार में आए तो शहंशाह अकबर ने पूछा, बोलो बीरबल, कितने कौवे हैं हमारे राज्य में? बीरबल बोले, महाराज हमारे राज्य में करीब 323 कौवे हैं। यह सुनते ही सभी दरबारी बीरबल को देखने लगे। फिर बादशाह अकबर बोले, अगर हमारे राज्य में कौवों की संख्या इससे ज़्यादा हुई तो? बीरबल बोले, हो सकता है कि महाराज कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए हों। इस पर बादशाह अकबर ने कहा, अगर कम हुए तो? तब बीरबल बोले, हो सकता है महाराज कि हमारे राज्य के कौवे दूसरे देश में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हों। जैसे ही बीरबल ने यह बात कही, पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और एक बार फिर बीरबल अपनी बुद्धि के कारण प्रशंसा के पात्र बन गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो हर समस्या का हल और सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है। अकबर बीरबल की ये कहानियाँ आपको अच्छी लगी तो कहानियों को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।